अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, इस वक्त मईशत को सहारा देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह भी यही थी, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम आड़े आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचा। IMF से भी हमने कर्ज हासिल कर लिया और अब एशियाई तरक्याती बैंक ने भी हमें 1.5 मिलियन जारी कर दिए। डॉलर भी मुस्तहकम हो रहा है और इसहाक डार ने भी मईशत संभाल ली है। अब लगता यह है कि ये इशारे मुस्बत मिल रहे हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम अभी तक कायम है और लगता यह है कि अब अगले 10 रोज में मजीद इसमें इजाफा होगा और हालात कशीदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नाहली के बाद से जब उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कुछ मायूस नजर आए कि उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे, इलेक्शन अब होते नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन का अनाउंसमेंट होती नजर नहीं आ रही। अब उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च नागुज़ीर हो गया है और लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी की जा रही है और जो कमिंग फ्राइडे है उसको डेट भी अनाउंस हो जाएगी। शेख रशीद ने भी अगले 10 रोज अहम करार दिए हैं पाकिस्तान की सियासत के लिए। ये अगले 10 रोज में पाकिस्तान की सियासत में क्या डेवलपमेंट हो सकती है और मुमकिना लॉन्ग मार्च किस बुनियाद पर होगा, क्या मुतालबात होंगे, हुकूमत किस तरह से इससे निपटेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्ट्रेटजी क्या होगी। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ हैं यावर बुखारी साहब, MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया सोमरू साहबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे PJ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर शाजिया सोमरू साहिबा की जानिब चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या मुमकिना लॉन्ग मार्च की हुकूमत की तैयारी हो सकती है। एक खबर तो ये भी है कि PTI के इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सिंध से कुछ पुलिस के जो दत्ते हैं वो मंगवाए गए हैं। तो क्या ऐसा ही है कि लगता है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे और उसको रोकने के लिए सिंध पुलिस काम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आलिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, अगर आप कहते हैं कि आपने 23 साल और 24 साल आपने जिदोजहद की थी सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए, तो उसमें आपकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग भी हुई होगी, क्योंकि बैकग्राउंड में आप एक प्लेयर थे। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी वो पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं हुई। पॉलिटिकल ग्रूमिंग ये होती है कि आप अपने मुल्क की सालमियत, अपने मुल्क की मईशत और मुल्क की अवाम की तकालीफ को सोचते हुए आगे चलेंगे, ना कि आप मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, मुल्क के इदारों को मुतनाज़ा बनाएंगे, मुल्क के इदारों के सरबराहान को अपने जलसों में खड़े होकर गालियां देंगे, जो सीनियर लीडरशिप है दूसरी पार्टीज की उनको खड़े होकर गालियां देंगे। तो ये चीजें जो होती है ना, एक पॉलिटिकल ग्रूमिंग होती है, जो मेरे ख्याल में ना तो आपकी हुई है और ना ही आपने अपने पार्टी के किसी पॉलिटिकल वर्कर की है। तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए थी। और जैसे आप दूसरों को ये कहते थे कि जी एक फैसला आया है, अकॉर्डिंग टू लॉ आप उसमें पटिशन में जाएं, उसके रिव्यू में जाएं और सारी चीजें करें, तो वो चीजें जो अगर आप हम लोगों को इनवाइट करने से बेहतर था एक प्रोग्राम कर लेते कि खान साहब वर्सेस खान साहब, तो बहुत सारे सवालों के जवाबात आपको खुद ही मिल जाते। 62, 63 के लिए खान साहब क्या कहते थे, आर्टिकल 6 के लिए क्या कहते थे, और जब वो 2014 में जब वो कंटेनर पर खड़े होकर 126 दिन उन्होंने जो लाइव कंसर्ट किया था उसके लिए क्या कहते थे। तो ये सारी चीजें वो हैं जो हमें सीखनी चाहिए। अपने माजी को याद करते हुए हमें सीखना चाहिए कि लेकिन डॉक्टर शाजिया, जैसे कि इमरान खान साहब ने, आपने कहा कंसर्ट का जिक्र किया तो मुझे याद आ गई इमरान खान साहब की बात। वो कह रहे हैं कि लोग फैमिलीज आएंगी, इंजॉय करेंगी उनके इस लॉन्ग मार्च को भी, तो हुकूमत को तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फैमिलीज इंजॉय करेंगी। एक अच्छा आवाम के लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, इंस्पिरेशन भी हो सकता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। देखिए आलिया, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या खान साहब ने मुल्क को
ملک کے امیج کو اتنا اچھا بنایا ہوا ہے یا ملک کی معیشت کو اتنا اچھا چھوڑ کے گئے تھے کہ لوگ جو ہیں اپنی جابس کو اپنے جو کاروبار ہیں ان کو چھوڑ کے اور بیٹھ کے وہ ہاں ہو سکتا ہے ان کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ ان کو ضرور جوائن کر سکتی ہے ان جلسوں میں اور اس انٹرٹینمنٹ میں, لیکن جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو چھابڑی والے ہیں, جن کا ذکر اکثر خان جی صاحب رائٹ, کی اور عام عوام کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, عام عوام کا مسئلہ بھی نہیں ہے اس وقت. تو ان کے کیا وہ آئیں گے, ہاں وہ ضرور آ سکتے ہیں اگر ان کی انٹرٹینمنٹ جو ہے کھانا پینا, اگر وہ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور دن میں صحیح, ان کو کھانا پینا مل جاتا ہے, تو میرے خیال میں کوئی بھی بندہ جو ایک دن کے لیے ایک وقت کے کھانے کے لیے کماتا ہے, وہ اگر فری جی میں آ ٹھیک, کر وہاں جی ٹھیک ہے. یاور بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بخاری صاحب, آپ کے جیسے کہ عمران خان صاحب نے مایوسی کا اظہار کیا اپنی پریس کانفرنس میں, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے, الیکشن کی تاریخ بھی نہیں آ رہی, نومبر کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی ان کی جو ریزرویشنز تھیں وہ بھی ان کے مطابق نہیں ہو رہی. تو اب تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مطالبہ وہ لے کر آئیں گے تو حل ہوگا, تو اب بہت لیٹ ہو گیا ہے. یہ میرا اس کا پراسپیکٹیو تھا. نہیں دیکھیں, ان چیزوں میں کچھ چیز لیٹ اور کچھ چیز جلدی نہیں ہوتی. آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد ہے کیا. اس کا مقصد اگر خود اقتدار میں ہی صرف آنا ہے تو وہ بے سود ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے لانگ ٹرم مقصد لے کے چلنا ہے. دیکھیں یہ چاہے نون والے کچھ بھی کہیں کہ یہ لوگ فن فیئر اور وہ ان کی باتیں ہیں, کیونکہ یہ لوگ تو ایک شکست شدہ بالکل اپنے گھر کے اندر مار کھائے ہوئے لوگ ہیں. ڈاکٹر شازیہ یاور بخاری صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں. جی نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں نا, میں وہ ڈاکٹر شازیہ کے خلاف یا کسی کے خلاف نہیں کر رہا ہوں. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں تو وہ ایک جو پارٹی پنجاب کے اندر اتنا اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہو اور ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہو پنجاب کے اندر, پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ وہ ایک ریجنل پارٹی رہ گئی ہے, سندھ کی حد تک ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں ہم اس ٹیبل کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے. پنجاب میں 1 عدد سیٹ جیت جانا, 2 عدد سیٹ جیت جانا پیپلز پارٹی کی, ایک پرانی بڑی پارٹی تھی, اتنا تو ان کو ہونا چاہیے. لیکن ہماری ان کی بدقسمتی پیپلز پارٹی کی کہ نون بالکل ان کو کھا گئی. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی جس طریقے سے چل رہی ہے خدا کے فضل و کرم سے, وہ نون کو ہم انشاءاللہ ڈینٹ دیں گے. مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ ہم ان چور لوگوں کو, ہم جن کو گالیاں نہیں دیتے ہیں, ہم چور کو چور کہتے ہیں. دیکھیں $600 ملین تھا سوئس اکاؤنٹس میں آصف علی زرداری کا, وہ کاغذات واجد شمس الحسن کے دل لے کے گئے, ریکارڈ ہونا چاہیے تھا نا, غائب ہو گئے. وہ $600 ملین وہاں پہ آیا کہاں سے, اس چیز کا تعین کریں. مطلب ابھی دیکھیں, اگر آپ کے ادارے اتنے بیکار ہو چکے ہیں کہ ہر کسی نے اپنے گھر کے بندوں کو بھرتی کروایا تھا اور ان کے اندر اہلیت کوئی نہیں تھی, تو پھر تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کسی جگہ بھی اچھے ثبوت, اچھے کاغذات ہونے کے باوجود آپ ان کو وہ کہتے ہیں کہ کسی کوئی شک رہنا نہیں چاہیے, تب آپ کے خلاف وہ کہتے ہیں نا کہ بیانڈ اینی ڈاؤٹ. جی ٹھیک ہے. یاور بخاری صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ اب ظاہر ہے کہ آپ آبجیکٹیو کیا اچیو کر لیں گے, اب تو کوئی آبجیکٹیو بچا ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. تو پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ اس کے اوپر کمنٹ کریے گا. پی جے میر صاحب سے تجزیہ لے لیتی ہوں. جی پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پی جے صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن نہیں ہونے جا رہے, الیکشن کی تاریخ نہیں آئے گی, اپوائنٹمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے, تو یہ سب معاملات تو ہو رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کیا آبجیکٹیو لے کر لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جو ایکچوئل آبجیکٹیو ہے عمران خان کا, وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. ہم بے معنی ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے اپنی گراؤنڈ پکڑی رکھی, اور 74 کی جو اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں, اس کے بعد اس کے خلاف اس طرح ایک انٹرنیشنل واقع لو کہ انٹریگز چلی کہ ایونچولی اس بے گناہ آدمی کو آپ نے پھانسی لگا دیا یار پکڑ کے. ایک دوسرا, نواز شریف ایکسپلوژن کرتا ہے نیوکلیر بام کی ٹیسٹ کی, آپ اس پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہو. عمران خان بات کرتا ہے زور سے, تو آپ اس کے خلاف ایک مہم چلا دیتے ہو, اس کو ڈسلوج کر دیتے ہو. ہمارا ہر لیڈر اور انٹرنیشنل ولنگنس
इसको रिमूव किया गया है। ये पहला आदमी है जो बोला है, जो एक्चुअली बोला है कि देखो ये क्या हो रहा है, किस तरह मेडलिंग हो रही है, इंटरनेशनल मेडलिंग हमारे अंदर। हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे, हम एक दूसरे के पीछे पड़ गए। नाउ दैट इज द आयरनी ऑफ द थिंग कि हमारी कहाँ गई है वो यूनिटी। वी नीड टू बी यूनाइटेड ऑन दिस फ्रंट कि जो भी गवर्नमेंट आए, पीटीआई आए, पीपीपी आए, पीएमएल आए, जो भी आए, इसको फॉरेन इन्फ्लुएंस के साथ नहीं जाना चाहिए, इसको अपने एक मैंडेट के साथ जाना चाहिए। नाउ द थिंग इज कि अगर आप इस तरह के एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, जो कि अमेरिकन ने हमेशा किया है, आप सद्दाम हुसैन को देखो, उनका बेबी था, शाह ऑफ ईरान वाज देयर बेबी, हर चीज उन्होंने इस तरह उड़ाई है। हाफिज अल असद को ले लो, जॉर्डन कॉम्प्रोमाइज हो गया, आप उसको देख लो, आप कहीं भी देख लो, इन्होंने नोरिएगा जैसे को आगे बड़ा किया, उसके बाद हाउ दे ट्रीटेड हिम। सो इस चीज को we have lost our nationalism। पीजे मीर साहब, ये भी एक हकीकत है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस हो सकती है या ऐसी हमारे पास हमारे वीक पॉइंट है, और हमारी मईशत भी ऐसी है कि हम बेबस हैं। अगर कुछ भी अदम इस्तेकाम होता है तो हमारी मईशत पर फौरी असर पड़ता है। तो अब अगर बेहतर नहीं है कि चलें पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई, वफाक में नहीं है, सूबों में है, तो इस वक्त अगर जॉइंट गवर्नमेंट है तो वो इस वक्त मईशत को अगर थोड़ा सा बेहतर कर ले, इलेक्शन तो होने ही है, वेट कर लिया जाए। देखिए ये इलेक्शन को छोड़े, ये हमारा इंटरनल मामला है। आप देखें कि आपका कैंसर क्या है, आपको लोग इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आपका कैरेक्टर क्या है। जब आपके मुल्क में एक करप्शन होती है राइट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, तो यू थिंक के फॉरेन डिग्नेटरीज और उनके जो यहाँ डिस्पैचेस भेजते हैं फ्रॉम द डिप्लोमेटिक पाउचेस, डोंट यू थिंक दे नो के पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारे अपने इन्फॉर्मर्स और इन्फॉर्मेंट्स बैठे हुए जो कि एम्बेसीज को ब्रीफ करते हैं। हमने अपने घर को ठीक करना है आलिया, अब जब तक अपने घर को ये सब ने मिलके करना है। जब हम अपने घर को नहीं ठीक कर सकेंगे, व्हाट विल हैपन, ये जो आपका सवाल है, फिर इसकी वैलिडिटी बिल्कुल सही हो जाती है कि लोग हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हर जगह हमें एक्सप्लॉइट तो उसको घर को ठीक करने के लिए जाहिर है कि आपको अपने फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग करनी होगी। इस पर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक शामिल कर बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है अगले 10 रोज़ में क्या हो सकती है, और क्या इस वक्त उससे मुल्क को कितना नुकसान होगा, मईशत फिर खतरे में पड़ सकती है। अब मैं चाहूँगी कि डॉक्टर शाजिया की जानिब जाने से पहले यावर बुखारी साहब रिस्पॉन्ड कर दें। यावर बुखारी साहब, ये बताइए कि जाहिर है कि इस वक्त गवर्नमेंट चली गई, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है, सिर्फ एक वफाक की बात है। तो चलें, इस वक्त अगर जॉइंट गवर्नमेंट है तो आप उनको डिलीवर करने दें, मईशत को तो सहारा देने दें, इतना तो मुल्क के लिए कर लें। इलेक्शन तो 6 महीने बाद भी हो जाएंगे, या जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 11 महीने बाद भी हो जाएंगे। तो अगर आपकी पॉपुलैरिटी और अवाम इतना ही लाइक करते हैं तो वो तब भी आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में ले ही आएंगे। तो फिर आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, मईशत के लिए। इमरान खान मईशत को तबाह करके चला गया, दुनिया का हर इदारा बता रहा है, आपका अपना ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स बता रहा है कि हमारी मईशत पिछले 15 से 20 साल में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग मईशत थी हमारी। और डॉक्टर शाजिया यहाँ पे बैठे सफेद झूठ बोल रही है, सब लोगों को वर्गला रही है। आप देख लें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपका 9.4 to 9.8% पे था। पीपल्स पार्टी के दौर को तो छोड़ दें, वहां पे तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन नून के वक्त में भी कभी ऐसे नहीं हुआ। आप सर्विसेज सेक्टर को देख लें 5.4%, एग्रीकल्चर को देख लें 4.4%, 5 बम्पर क्रॉप्स। मुझे पहली दफा आपका आईटी का एक्सपोर्ट ओवर $2 बिलियन हुआ, आपके फॉरेन रेमिटेंसेस $32 अरब हुए, आपका एक्सपोर्ट पहले 10 महीने में इस साल के $30 अरब को क्रॉस किया। मुझे सिर्फ बता दें डॉक्टर शाजिया, एक अभी यह ना माने मईशत नहीं, मईशत का एक सेक्टर बताएं जहां पे तबाही हुई थी, क्योंकि इनका झूठ में सुन के, क्योंकि खुद तो ये लोग नाअहल तो है ही है। ये जरदारी के सारे सपोर्टर्स जो जिस तरीके से जरदारी अयान अली को और बाकी मॉडल्स को इस्तेमाल करके ये पैसा बाहर लेके गया और अरबों खरबों डॉलर बाहर रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, आलिया फोर्ब्स मैगजीन है, जरदारी की जो बात है, एक केस खत्म हो गया, एक केस खत्म हो गया, एक केस खत्म हो रहा है। फोर्ब्स ने कहा $30 अरब जी ठीक है, डॉक्टर शाजिया इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। जी ठीक है।
डॉक्टर शाजिया, आपने यावर बुखारी साहब की बात सुनी है, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करती हूँ। देखिए आलिया, मैं सिर्फ दो तीन चीजें जो हैं वो पॉइंट आउट करना चाहूंगी। देखें जी, सबसे पहले तो पीटीआई वालों को फौरन से जो होता है ना पर्सनल अटैक्स करना याद आ जाता है, जो मेरे ख्याल में वो भी पहले मैंने बात की थी पॉलिटिकल ग्रूमिंग की, जो उन्होंने ना उनके लीडर के ने कभी की, ना उनकी ये कर सके, लीडर कर सके। तो देखिए अभी मीर साहब ने एक बात की कि अपने घर को ठीक करना है, तो सबसे पहले तो घर को ठीक करने के लिए आप लोगों को याद होगा कि बीइंग अपोजिशन, बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन, मियां साहब ने कितनी दफा चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी जो है वो साइन करने के लिए कहा था कि आप बैठें और बात करें, और ये कहते थे कि हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो सादिक और अमीन वाला टैग था वो कल उतर चुका है, और जो इलेक्शन कमीशन से रिजल्ट आया है, जो डिसीजन आया है, चाहे वो अब उसके रिव्यू पिटीशन में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेकिन फिलहाल वो जो है सादिक और अमीन नहीं रहे हैं जो कहते थे कि मैं घड़ी बेच के जी मैंने सड़क बनवाई है अवाम की सहूलत के लिए, और वो घड़ी बेचने से जो सऊदी अरब से हमें रिस्पांस मिला, जिसने वो घड़ी गिफ्ट की, उनको जब ये वापस घड़ी मिली कि ये बेचने के लिए आई थी और हम आपको वापस दे रहे हैं, वो आप देखें कि पाकिस्तान का इमेज क्या हुआ। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब ने अयान अली को के अकाउंट से या किस तरह से भी, वो तो अगर इनके पास कोई एविडेंस है वो साबित करें, लेकिन बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर टीवी पे बैठ के खान साहब ने फराह गोगी के लिए जरूर बताया था कि उसके केसेस किस लिए खुले हैं और क्यों हुए हैं, तो वो जरा आके बताएं कि फराह गोगी कौन है और इसने चंद दिनों में या चंद महीनों में किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी बनाई, और खान साहब के एसेट्स जो हैं वो सडनली कैसे इंक्रीज होना शुरू हुए। तो अगर वो क्लियर कर सकते हैं, और जो स्टेटमेंट इन्होंने जलसों में दी थी कि जी मैंने सड़क बनाई है, वो कल या परसों इलेक्शन कमीशन में वो स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया और उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिया। मैं तो देखें फैक्ट्स पे बात करूंगी, इसके अलावा अगर कीचड़ उछालना है तो मैं, बुखारी साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे भाई हैं, मैं नहीं चाहूंगी कि मैं किसी के कैरेक्टर जी डॉक्टर शाजिया, उनका सवाल ये था कि आप जो कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ हम छोड़ के गए, मुल्क की मैशत को हम खराब करके गए, तो हम तो जीडीपी ग्रोथ देखें कि 5-6% तक थी, और उस वक्त देखें कि आपकी एक्सपोर्ट कहाँ पर थी, और बाकी आप देखें कि किस कदर पाकिस्तान में अब बेहतरी की तरफ बढ़ रहे थे। अगर इस तरह से जो चीजें उन्होंने कही हैं, जीडीपी और जो चीजें उन्होंने बताई हैं, वो ये ना तो आपको ग्रास रूट पे नजर आ रही थी, ना वो आपको इंटरनेशनल मार्केट में नजर आ रही थी। इंटरनेशनली हम पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका हुआ था। फेटफ में जाना, ग्रे लिस्ट में जाना, वहां से ना निकलना, वो देखें अभी भी आप सवात की हालत देख लें, इनके अपने पीटीआई के एमपीए जो है इनसिक्योर हैं, इनके जो सीएम हैं उनके शहर मट्टा में जो है जो हालात हैं, वहां से ऑफिशियल्स जिस तरह से किडनैप हो रहे हैं, रिसेंटली स्टूडेंट्स की स्कूल बस पे फायरिंग हुई है, ये चीजें हैं ना वो मईशत को संभालना। और सबसे पहले जो है आप जिस टाइम हम 2008 में हमने सवात पे पाकिस्तान का झंडा लहराया था, जिसकी वजह से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, ये सारी चीजें हमने शहादतें देखी हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, जिसके बेस पे हम बात कर रहे हैं। अगर इनके इस तरह से कोई है तो आप सबसे पहले अपने केपी को, अपने जो लोग हैं आपके एमपीएस हैं आपके पार्टी के, वो माइग्रेट होके इस्लामाबाद में आकर रह रहे हैं, दूसरे सूबों में जाके रह रहे हैं, उनको सिक्योर करें, वहां के ऑफिशियल्स को सिक्योर करें। आपके जो स्पोक्स पर्सन हैं बैरिस्टर साहब, वो तो खुद टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसी इनसिक्योरिटी हो रही है। आपके एमएनए, बल्कि एमएनए हैं क्योंकि मुराद सईद साहब, क्योंकि उन्होंने ना तो लॉजिस्ट छोड़े हैं, ना वो अच्छा ठीक है पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, वो खुद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं सिक्योरिटी इश्यूज पे। तो आप लोग ये सारी चीजें इंतशार फैलाने से बेहतर है जाएं, पहले उनको सिक्योर करें। अच्छा ठीक है, ये चीजें
पार्टी पे होनी चाहिए, ना कि जलसा या एंटरटेनमेंट या मार्च, ये चीजें नहीं अच्छा, होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमको मिलके चलना होगा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा पीजे साहब, अच्छा काट रही है, अच्छा अच्छा पीजे अच्छा पीजे साहब, क्योंकि जाहिर है कि आप पार्टी का मौक़िफ़ और अपने अपने फिर डिफेंड करना और फिर उसमें आगे बहुत सारी बातें निकल आती हैं कि हमारे लिए एक टॉपिक पर और एक सवाल तक महदूद रहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी पार्टिसिपेंट से गुजारिश ये है कि सवाल के जवाब ही दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि सुनने वालों को भी समझ आ सके और हम भी समझ सकें कि इस वक्त क्या होने जा रहा है और सिनेरियो क्या बनेगा। पीजे साहब, मामला जाहिर है कि अब इससे आगे निकल चुका है कि इस वक्त आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, जमहूरियत के लिए होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यकजहती से काम करना चाहिए। ये इस सबसे ज़्यादा अब सेल्फ इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा वलीन है। अब इमरान खान साहब जो मुमकिना तौर पर वो एक तारीख देने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अभी भी है कोई स्पेस है उनके पास कि यहाँ से ही वो लॉन्ग मार्च की तारीख ही ना दें, या आपको लगता है कि अब तो तारीख आकर ही रहेगी? देखिए, तारीख उन्होंने देनी है और ये ऑपोजिशन में है। आज पहले गवर्नमेंट में थे, अब बिल्कुल इनका हक है कि ये जाएं और जो लॉन्ग मार्च करें, जलसे करें, जिस तरह पीडीएम ने किए पहले। जिस तरह जब भी कोई गवर्नमेंट होती है, आपने देखा है जब पीपल्स पार्टी बाहर होती है उसने भी किए, नून लीग बाहर होती है उसने भी किए। तो ऑपोजिशन का एक ये राइट होता है, लेकिन ऑब्वियसली ये जो राइट है इट हैज टू बी कन्फाइंड विद इन द डोमेन्स ऑफ लॉ। ये अभी डॉक्टर शाजिया ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है और मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी चीज है हमारे अंदर, जो इखलाक जो है हमारी सियासत में वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। हमें अपनी जबान पे लगाम देनी चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे। और यही चीज होती है कि फिर एक एक्शन होता है उसके साथ प्रोवोकेशन होती है, और फिर बात जो है, जो अभी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट अभी एक पॉइंट रेज किया, फिर आपकी जो डिस्कशन और जो जवाब होते हैं ये डिविएट कर जाते हैं। हमें बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। ये क्या आप किसी को गलत अल्फाजों से याद करके या बुला के यू रियली थिंक कि पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एडजस्टमेंट ऑन अ डे टू डे बेसिस होते हैं। आपको याद है शहबाज शरीफ में रीगल चौक पे मैं तो वहीं था कि मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, बट दीज आर पॉलिटिकल गिमिक्रीज, दे शुड नॉट बी टेकन सीरियसली एट ऑल। क्योंकि जब आप इसको अपने दिल पे लगा लोगे तो फिर तो एक ऐसी बातें आ जाएंगी कि मैं समझता हूँ कि उसका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। तो ये एक गुंजाइश जरूर होती है। मैं समझता हूँ कि अब अगर इमरान चाह रहे हैं कि भाई मेरे मुझसे को बात करे और उसको फिर हम मिसकंस्ट्रू करें, देखें जी अब तो हमारे पीछे भाग रहे हैं हमसे बात करने की, दैट इज नॉट द वे टू आंसर। द वे टू आंसर इज यस, हाँ जी बिल्कुल इकट्ठे होकर बात करते हैं। हम ये जो टॉन्टिंग पे चले जाते हैं एक दूसरे के साथ, उसके अंदर आप वो लीवरेज नहीं छोड़ते। नहीं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तो पीजे साहब ये कहा है कि अगर कोई संजीदा है तो मैं तो उसके दर पे भी जाने को तैयार हूँ, बातचीत के लिए तैयार हूँ। तो अब इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात की बात की जाए, बातचीत की बात की जाए, तो वो तो शायद आने को तैयार ही नहीं है, बात करने को तैयार ही नहीं है, खासकर इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, इस पॉलिटिकल लीडरशिप से। जी आलिया, देखिए नंबर 1 इलेक्शन होने आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों, इस साल नहीं, अगले साल होने तो है ना। जी बिल्कुल। इमरान का एक मुतालबा है और ये मैं कहता हूँ कि अब इसको डिफ्यूज करो इस चीज को। वो कह रहे हैं तो मुझे इलेक्शन की डेट दे दो, ये दे दो। भाई तुम दे तो दो डेट, व्हाई आरंट यू गिविंग द डेट? दे दो डेट, ये सारी डिबेट खत्म हो जाएगी। हाँ, उसके ऊपर फिर इमरान अगर पॉलिटिक्स करेगा, फिर आपकी एक पॉलिटिकल एक और एक सीनरी डेवलप होगी। तुम तारीख तो दे दो भाई, यू आर नॉट देयर परमानेंटली। इमरान वाज़न्ट देयर परमानेंटली, नीदर आर यू एंड नीदर इज एनीबॉडी एल्स। आप एक डेट दे दो, मैं समझता हूँ एक नेशनल डिफ्यूजन हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए और ये डिसीजन गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि वो एक इस वक्त जो टेंस माहौल है उसको ब्रेक करने की कोशिश करें। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी है, याबर बुखारी साहब की जानिब चलेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या डेवलप 10 रोज़ में हो सकती है, और जिसका शेख रशीद साहब ने भी इंदिया दिया है कि 10 रोज़ बहुत ही अहम है। 10 रोज़ में क्या हो सकता है? इमरान खान लॉन्ग मार्च की एक कॉल दे सकते हैं और लॉन्ग मार्च के लिए निकल सकते हैं, लेकिन इस वक्त माहौल क्या है और क्या लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकता है, ये भी बड़ा अहम है कि अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाती है तो इमरान खान अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त बड़ा मुश्किल है क्योंकि हुकूमत इस वक्त यकसू है और तमाम जमातें जो हुकूमत की हैं, हुकूमती इत्तेहाद की हैं, वो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और इवन के सिंध पुलिस के 1000 से ज्यादा जो जवान हैं वो इस्लामाबाद रवाना भी कर दिए गए हैं। कंटेनर इस्लामाबाद में ऑलरेडी लग चुके हैं। तो ये हालात हैं, हुकूमत फुली इन्फोर्समेंट चाहती है और फुल फोर्स के साथ इसको फेस करना चाहती है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या सिनेरियो हो सकता है? यावर बुखारी साहब, जैसे कि पीजे मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर हुकूमत पहल करती है और कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकलता है कि आपको भी फेस सेविंग मिल जाए और आप लोग भी अपने इस लॉन्ग मार्च से पीछे हट जाएं, डेट मिल जाए, तो कहीं इस पर भी कोई बातचीत हो सकती है? अभी भी टाइम है बातचीत का? आलिया, पीजे मीर साहब क्योंकि तीनों लीडर्स के करीब भी रहे हैं, उनको जानते भी हैं, उठते बैठते रहे, प्राइवेट महफिलों में रहे, तो ही नोज कि हर कोई कैसे सोचता है। खान साहब ने जो बड़ी क्लियर बात कही और पीजे साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि एक डेट तो दो ना यार, वो डेट के साथ हम एग्री ना करें। देखो, नेगोशिएशन के लिए आने के लिए पहली बात ये कही गई थी कि डेट से बाकी बातें डिस्कस हो सकती है। साइफर के ऊपर आप जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करें ताकि ये बात तो क्लियर हो कि साइफर में था क्या, जो इमरान खान बोल रहे हैं वो सही था कि जो ये या फिर ये लोग सारे झूठे हैं, इंक्लूडिंग ISPR सारे। देखिए, हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा अंधेरे में रखा गया, हकीकत नहीं बताई जाती। ये नहीं बताया जाता है कि अमेरिका का प्रेशर हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। खान साहब ने क्या कर रहे थे? खान साहब दूसरी तरफ जा रहे थे कि यार अमेरिका के प्रेशर को हम डिफ्यूज करने के काबिल रहे, फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करें, जो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहीं तो हमने शुरू करना है ना, पहला कदम तो उठाना है। अगर पहला कदम ना उठाए, ये पीपल्स पार्टी जो मौजूद है, ये भुट्टो के फलसफे के बरअक्स हरकतें कर रही है। जो भुट्टो साहब का फलसफा था बिल्कुल उसके बरअक्स है ये लोग, और ये कहते हैं वो भी सही थे और जो जरदारी कर रहे हैं वो भी सही है। हालांकि कोई फलसफा आपस में नहीं मिलता। जहां तक बात है इलेक्शन डेट की कि ये लोग दें, बिल्कुल दें, हम लोग उसकी पर बात कर सकते हैं। और जहां तक बात है कि हमारी लॉन्ग मार्च कामयाब होगी या नहीं होगी, लॉन्ग मार्च का मकसद है क्या? इस्लामाबाद को ब्लॉक करना, ऐसी है जी। नहीं, यावर बुखारी से इस्लामाबाद को ब्लॉक करना, पहला जो इमरान खान साहब ने बताया कि भाई हमारा एहतजाज करना है, फैमिलीज आएंगी, एंजॉय करेंगी, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, ये अभी तक का तो ये है। अगर इस्लामाबाद को बंद करना है तो फिर गवर्नमेंट वो उसकी तो इजाजत देने को कतई तौर पर तैयार नहीं। अभी सुन ले, ये आम फेम में जो एक बात फैली हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद को ब्लॉक करना है, ठीक है ना। अगर 300 फैमिलीज बैठ के GT रोड के ऊपर खाना खाना शुरू कर दें, दस्तरखान बिछा दें, ट्रैफिक तो रुक जाएगी ना आपकी, तो रोड ब्लॉक हो गई। तो अगर इस्लामाबाद को हम लोगों ने मिसाल के तौर पे एक फैमिली पिकनिक के शक्ल में हमने बंद कर दिया, हुकूमत क्या करेगी? अच्छा, देखें यावर बुखारी साहब, अगर जाहिर है कि इससे पहले भी जुलाई में भी ये ट्राई कर चुके हैं लॉन्ग मार्च की, और उस वक्त इमरान खान साहब ने खुद एतराफ किया कि उनके लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं थी, लोग ज्यादा नहीं निकले। तो अब भी क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट के पास तो बहुत वसाइल है और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर उनको लगता है कि वो ऐसा कुछ प्लान करती है कि वो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता है, तो वो उसको फुल इन्फोर्स करेगी। और उसके लिए सिंध से भी पुलिस एहलकार मंगवाए जा रहे हैं, मंगवा लिए गए हैं। तो अगर उस किस्म की सूरत हाल होती है तो लोग कैसे निकलेंगे? आलिया, जो बात आप लोग नहीं समझ रहे सवाल करते वक्त, सिंध से 1000 या 10,000 एहलकार बुलाएंगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पे तो कोई 5,000, 2,000, 20,000 बंदा तो नहीं निकल रहे। यहाँ पे तो लाखों की तादाद में बंदे निकलेंगे। अच्छा, अभी ये यकीन है कि लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे? ये देखें पिछली दफा हुआ क्या था, आप देखें कि अंदर ड्रोन टीयर गैस सेलिंग की गई। तो सर ऐसे इस बार भी ऐसा ही होना है, शायद उससे शिद्दत से हो। सुन लेना, इन लोगों ने फिर उसके बाद
कंटेनर जगह जगह पे लगा दिए, लोगों की गाड़ियां तोड़ी, लोगों के घरों के ऊपर दीवारों से चढ़ के चार दीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रखा, कोई उसका मुकद्दस उसको नहीं समझा गया, और इन लोगों ने ये हरकतें की। और फिर पीपल्स पार्टी शामिल है, क्योंकि ये लोग चुप करके बैठे रहे। ये बातें करते हैं ना ह्यूमन राइट्स की, ये पीपल्स जी ठीक है, बिल्कुल इस चक्कर में जी ठीक है। पीजे मीर साहब, ना मेरे तो है गुड्डे, वो तो है बदमाश, वो तो ही माफिया। पीजे मीर साहब, अब इमरान कंडेम नहीं कर रहे। अच्छा, ये बात सुने ना, लोग करेंगे क्या? सेलिंग करेंगे हमारे पे, वहाँ पे करेंगे, इस्लामाबाद में। हाँ, आप लोग क्या करेंगे? करेंगे ना, हाँ हाँ, इस्लामाबाद में करेंगे ना, रस्ते में तो कहीं नहीं कर सकते, वो तो हमारे पास है। ये करके दिखा दें इस दफा, और इनको समझ आ जाए। यानी कि एक तरफ पंजाब है और एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, तो दोनों तरफ से अगर पब्लिक का प्रेशर होगा, पब्लिक निकलेगी, तो गवर्नमेंट के लिए उसको सस्टेन करना या उसको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। पीजे साहब जो डालेंगे, और ये जो प्रेशर हम डाल रहे हैं जी, हम डालेंगे, ये कोशिश है, ये कोशिश है। ठीक है पीजे साहब आपकी जानिब आती हूँ। ये इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर भी लॉन्ग मार्च होगा। यानी कि इमरान खान साहब को भी पता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो गई और इस्लामाबाद की तरफ आए तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, या कुछ और अदालती मामलात हैं जिनकी वजह से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके केसेस भी हैं, तो ऐसी सूरत में भी लॉन्ग मार्च होगा। तो आपको क्या लगता है इमरान खान की गिरफ्तारी भी मुमकिन तौर पर हो सकती है कि अगर ऐसा इरादा हो या इस तरह के सिनेरियो डेवलप हो जाए? अगर तो इमरान खान, आपको पता है कि वो लॉ तोड़ेंगे, तो फिर इमरान भी लॉ से बड़े नहीं है, तो ना ही प्राइम मिनिस्टर है तो ना कोई और है। लॉ इज द लॉ, पीरियड, एट द एंड ऑफ द डे। तो उसको हम प्री मैच्योर कह दें कि हाँ जी इमरान खान अरेस्ट हो जाएंगे, किस बेसिस पे अरेस्ट होंगे वो? हैज ही ब्रोकन एनी लॉ? अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं देखा? उन्होंने कहा जी हाँ वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने कहा अभी कुछ हुआ है, कुछ क्राइम हुआ है, तो जब होगा तब बात करो ना। सर तो बहुत सारे केसेस भी हैं जिस तरह से अभी देखें कि जैसे कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, फौजदारी का मुकदमा है, उसमें सजा है, ये भी मामलात हो सकते हैं। तो इसके अलावा ममनुआ फंडिंग का केस भी है, तो बहुत सारे केसेस इस वक्त अदालतों में है, तो वहां से भी गिरफ्तारी की कोई आ सकती है। मुझे कितने अफसोस की बात है कि हम किस पे बात कर रहे हैं। कोई आपका लीडर अकामा पे निकाल देते हैं आप, कोई आप तोशा खाना पे निकाल देते हैं और उस पे केसेस बना देते हैं। I mean, what kind of politics are we doing in this country? I mean, ये petty politics है, ये petty politics। हमारे मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन है। अगर आप हिस्टोरिकली चले जाएं पिछले 17 साल में, 2000 से लेके मेरे ख्याल 2017 तक, आपकी जो एनुअल रिकवरी है कितनी है? 17.3 बिलियन। 2019 से 2021 आपकी एवरेज कितनी है? 142 बिलियन। ये आपके स्टेट रिकॉर्ड्स में 3 साल के अंदर है ये। अब मुझे बताओ कि इतने 17 साल से इतनी करप्शन है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। आई डोंट केयर वेदर इमरान कम्स और गोज और जरदारी और एनीबडी एल्स कम्स एंड गोज। मेरा तो मौकफ है कि आपका सिस्टम इतना खराब हो गया, इसके लिए कोई बोलता कोई नहीं। इंस्टेड के पार्टीज एक दूसरे से फाइट कर रही हैं, और भाई कोई बोल रहा है, स्टैंड अप बिहाइंड हिम। करप्शन को खत्म करो। करप्शन खत्म करोगे, तुम्हारे अंदर एक इंटरनेशनल ट्रस्ट बेस बनेगा। लेकिन जाहिर है कि उसके लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का मुद्दत पूरा करना, वज़ीर आज़म का ठहरना, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं। शाजिया, अब आपका क्या रिस्पॉन्ड है कि जैसे कि यावर बुखारी साहब कह रहे थे कि एक तरफ पंजाब है, पंजाब में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो वो बहुत कंफर्ट जोन में होंगे कि वो इस्लामाबाद अगर लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं तो दोनों तरफ से जब प्रेशर होगा और दोनों हुकूमतें आएंगी, उनका कहने का मतलब ये है, यही समझे कि दो गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट आ रही है इस्लामाबाद में, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो इस्लामाबाद से आप पुलिस मंगवा लें या आप किसी भी और फोर्स को मंगवा लें, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए सस्टेन करना ऐसी जो कि खुद गवर्नमेंट आएंगी इस्लामाबाद में। देखिए आलिया, सबसे पहली बात आ जाती है फिर से वही के पॉलिटिकल ग्रूमिंग की। आपने देखा होगा कि कराची से एक काफिला चला था, लॉन्ग मार्च चला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इस्लामाबाद तक आया। कहीं आपने देखा कोई रुकावट हुई?
کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں لوگوں کو ہراساں کیا گیا, کہیں کوئی شیئرنگ ہوئی, کہیں کچھ ایسا ہوا. ایون کہ ڈی چوک پہ آ کے بھی ہم نے کوئی ایک گملہ نہیں توڑا, کسی بھی چیز کو آگ نہیں لگائی, کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے اپنی بات رکھنی تھی, ہم نے اپنی بات رکھی, اور پھر ہم نے وہی چیز اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کیا. ہم نے کام, جمہوریت کے دعوے دار قربانیاں دے کے جب کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں. ہم نے کبھی غیر جمہوری قوت کو آگے آنے کا راستہ نہیں دیا, ہمیشہ ہم بیریئر بن کے کھڑے رہے اس چیز کے لیے. اور پھر جو گورنمنٹ گئی ہے 10 اپریل کو, وہ بھی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن گئی ہے. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ ہم نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہو, ہم نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہو, ہم نے بلو ایریا میں جو ہے املاک کو جلایا ہو, یا لوگوں کو کہا ہو کہ نکلو اپنے حق کے لیے اور روڈوں کو بلاک کیا ہو. ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا. اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جس طرح سے ویلکم کیا گیا اس کارواں کو, ایون کہ اسلام آباد آنے تک جس طرح سے وہ کارواں بڑھتا گیا, لیکن کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی کہ ایکسٹرا فورسز منگوائی جائیں. اور دوسری بات یہ کہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, لیکن اب آپ بھی چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں. آپ نے بھی گھڑی چوری کر کے, جو 2020 میں رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن میں ایک اپلیکیشن گئی تھی, اس کے حساب سے آپ نے پہلے تو ریٹ کم کر کے 20% پہ آپ نے وہ تحفے خریدے, پھر اس کے بعد وہ تحفے بیچ کے پھر آپ نے وہ قیمت ادا کی. تو یہ ساری چیزیں تو آپ ڈکلیئر ہو چکے ہیں چور. اب تو بیٹھ جائیں آپ بات کرنے کے لیے. اب تو آپ یہ نہیں کہیں گے نا کہ میں صادق اور امین ہوں اور میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. اب تو ملک کا سوچیں. اور الیکشن تو ہم منع ہی نہیں کر رہے نا, الیکشن تو ہوں گے اور الیکشن ہونے ہیں جی. اور الیکشن لیکن جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ 11 مہینے بعد ہی ہونے ہیں. شازیہ صاحبہ, ٹائم کا وقت ختم ہو گیا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. پی جے صاحب آپ کا بھی شکریہ, یاور بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. سی یو نیکسٹ فرائیڈے ود مور اپڈیٹ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.